हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से साइंस यानी कि विज्ञान का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा सीरियस हो जाइए अच्छी तरह से बच्चों। आप लोग का एग्जाम काफी निकट आ चुका है। बस 3 से 4 दिन के अंदर आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इसलिए अभी अंतिम है, परीक्षा का अंतिम समय में आप लोगों को क्या करना है, तो फ्रेश भोजन लेना है बच्चों। फ्रेश साफ सुथरा पानी पीजिएगा ताकि आपका सेहत सही रहे और एग्जाम के दौरान किसी भी प्रकार के रोग से आप ग्रस्त ना हो। ये हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं बच्चों। अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और जितने भी पढ़ाए हुए हैं आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चों 100% उतना ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगी आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी जो सर्च लाइट होता है इसका परावर्तक सतह किस दर्पण का बना होता है? तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अवतल दर्पण। दूसरा प्रश्न है, आंख व्यवहार होता है, आंख किसकी तरह व्यवहार होता है बच्चों? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, आंख के अंदर जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस, इसलिए आंख मुख्य रूप से उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है बच्चों ओम, और ये होता है इसका संकेत ओम का, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। अर्ग, अर्ग ये आपका सीजीएस यूनिट है बच्चों। सीजीएस यूनिट आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। और ये किसका है, तो ऊर्जा का है। वोल्ट किसका है, विभवांतर का है। अगला प्रश्न है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर आपका सीधा आंसर हो जाएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न 5वें नंबर का, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है बच्चों वो होता है NaHCO3, जिसको बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो NaHCO3 हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो मुक्त यानी कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो किसी के साथ भी क्या करती है, अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कि लगभग लगभग अकेले के समान होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सोना। सोना क्या है बच्चों, मुक्त अवस्था में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग को मालूम होना चाहिए बच्चों, जो शुद्ध सोना होता है वो होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और उसको मुख्य रूप से उसमें तांबा मिला करके उसको 22 कैरेट सोना लिया जाता है, और उसमें कुछ तांबा चांदी मिला करके क्या किया जाता है, उसका आभूषण बनाया जाता है। क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का जो होता है काफी मुलायम होता है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांसा का मुख्य अवयव क्या है? तो जो कांसा है बच्चों, कांसा इस प्रकार से याद रखिएगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, कांसा में रहता है कॉपर और टिन, यानी कि एस एन से हो जाएगा टिन, और यानी कि जिसको बोलते हैं एस्टेनम, और सी से कॉपर यानी कि तांबा। तो तांबा और टिन कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो तांबा और टिन हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक यानी कि मॉडर्न जो आपका आवर्त सारणी है, इसमें मुख्य रूप से जो तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वो बच्चों, वो उसको माना गया है परमाणु संख्या, यानी कि एटॉमिक नंबर को माना गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, CnH2n हाइड्रोकार्बन का किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है? तो ये जो जनरल फॉर्मूला है बच्चों, ये जनरल फॉर्मूला है एल्किन ग्रुप का। किस ग्रुप का, एल्कीन ग्रुप का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बताऊं आप लोगों को, तो एल्केन का होता है CnH2n+2। एल्कीन का अभी मैंने ऊपर में बताया CnH2n। उसके बाद एल्काइन का होता है, एल्काइन का CnH2n-2, H2n-2। और उसके बाद एल्काइल का होता है बच्चों, एल्काइल का होता है CnH2n+1। ये सारे प्रश्न आपको बार बार पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, द्विखंडन होता है। जो द्विविखंडन होता है बच्चों, वो किस में होता है? तो अगर आप लोग सही से ध्यान दीजिएगा तो अमीबा में होता है। अमीबा क्या करता है, तो ये मुख्य रूप से अपने आप ये क्या कर देता है, अपना शरीर को भाग को काट देता है, और दोनों पार्ट अलग अलग जीवित रहने लगता है, और जीव यानी कि अलग अलग अपना निर्माण कर लेता है शरीर। तो यहाँ पर आपका मुख्य रूप से जो द्विविखंडन होता है अमीबा में होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि जब मनुष्य में इंसुलिन की कमी हो जाए तो मुख्य रूप से उसको कौन सी रोग होती है, डायबिटीज, जिसको बोलते हैं हम लोग शुगर या मधुमेह। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, यानी जो ग्वाइटर या घेंघा जो रोग है ये किसके कारण पनपता है, किसके कारण होता है? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से।
आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, डॉक्टर लोग घेंगा के उपचार के लिए किस चीज की सलाह देते हैं? तो आप लोग बताइएगा आयोडीन युक्त नमक की। अगला प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो निषेचित होता है वो कहाँ पर होता है, किस भाग में? मादा जनक के किस भाग में? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा अंडाशय में। अंडाशय में मुख्य रूप से ये निषेचित होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में यौन संचारित रोग है, यानी कि यौन संचारित रोग कौन सा है इसमें से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गोनेरिया। ये आपका मुख्य रूप से यौन संचारित रोग है। अगला प्रश्न है 15वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? आपको बताना है उभयलिंगी जंतु यानी कि जिसमें नर और मादा जो दोनों जनन तंत्र मौजूद हो। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों केचुआ। केचुआ में मुख्य रूप से क्या होता है? उभयलिंगी केचुआ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और केचुआ को क्या कहा जाता है? तो किसान का मित्र बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। तो किसान का मित्र किसको बोला जाता है? केचुआ को। 16वें नंबर का प्रश्न है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? जो कीटों के जो मुख्य रूप से पंख हैं बच्चों, और जो चमगादड़ के पंख है, ये क्या है आपका? समजात अंग है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता यानी कि सामानों का प्रयोग करने वाला, सामानों को यूज करने वाला, इस्तेमाल करने वाला। तो हम लोग जानते हैं हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। हमको पूछा है उपभोक्ता, तो अब उत्पादक नील हरित शैवाल ये भी पौधे की कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी इसी में आ जाएगा। जंगली जानवर, तो जितने भी जंगली जानवर है बच्चों, ये उपभोक्ता की कैटेगरी में आएंगे। फूल और पत्ते ये भी उत्पादक में आ जाएंगे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा का जो एक उदाहरण है कौन सा है इसमें से? मिट्टी, लकड़ी, तांबा या फिर एल्यूमिनियम? तो तांबा क्या है? धातु है। एल्यूमिनियम धातु है। मिट्टी या फिर लकड़ी? तो यहाँ पर आपका वन संपदा के अंतर्गत आएगा हमारा लकड़ी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है, भारत में उत्पादित जो है प्रत्यावर्ती जो धारा है, विद्युत धारा, इसकी आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज या फिर 80 हर्ट्ज? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का जो आयुर्वेदिक नाम होता है क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल? तो मैंने आपको कई बार बोला है, जो एसिटिक अम्ल जो होता है मुख्य रूप से सिरिका में पाया जाता है, और इसका जो आयुर्वेदिक नाम होता है बच्चों एथेनोइक अम्ल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आपको सूत्र पूछेगा तो आप लोग को लिखना है CH3COOH, CH3COOH। और आपको याद रखना है मेथेनोइक अम्ल मुख्य रूप से चींटी के डंक, और उसके बाद आपका मधुमक्खी के डंक, नेटल पौधे के डंक में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल का साधारण नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको याद करा दिया। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? यानी कि मानव का जो किडनी है, ये किस प्रणाली का एक मुख्य रूप से हिस्सा है? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा उत्सर्जन। ये हमारे किस काम के आते हैं बच्चों? उत्सर्जन, यानी कि शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे मलमूत्र हो या फिर कोई चीज भी हो पसीना के रूप में, या फिर ये सब चीज कहाँ से उत्सर्जित? उत्सर्जन पदार्थ। तो ये मुख्य रूप से किडनी कार्य करता है, वृक्क कार्य करता है। अगला प्रश्न है, शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यानी कि जब हम शोषण करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को खींचते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारा उसके दौरान जो हम बाहर निकालते हैं बच्चों, सांस को फेंकते हैं, तो कौन सा गैस को बाहर निकालते हैं? तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो फलों को जो पकाने के लिए बच्चों उसमें रसायन मिलाया जाता है, वो होता है आपका एथिलीन। एथिलीन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। तो न्यूरॉन के किस हिस्से में जानकारी हासिल की जाती है? तो आपको याद रखना है डेंड्राइट। कौन सा हिस्सा बच्चों? तो डेंड्राइट हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन आपातकालीन हार्मोन है? आपातकालीन हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनैलिन। एड्रीनैलिन क्या है? आपातकालीन हार्मोन है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं आपको पूछ रहा है। उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल धड़कना या फिर चबाना? तो यहाँ पर अगर सही से देखें तो उल्टी और अत्यधिक लार निकलना और दिल धड़कना ये सारे अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन चबाना ये ऐच्छिक क्रिया है। आपको मन कर रहा है चबा रहे हैं, आपको मन नहीं किया चबाए नहीं, ऐसे ही निकल लिए, या फिर आप खाए ही नहीं। तो ये मुख्य रूप से आप पर डिपेंड करता है, ये आपके इच्छा अनुसार होता है। इसलिए डी आपका जो चबाना है ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? यानी कि कितने दिनों की होती है? तो हम लोग जानते हैं बच्चों, जो मानव में गर्भ की जो अवधि होती है वो होती है 9 माह। कितना बच्चों? 9 माह में
एक शिशु जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो इस 9 माह में टोटल कितने दिन होते हैं? तो 9 गुना 1 माह में 30 दिन होता है, तो गुना कर दीजिए, 9 क्या 27, 270 दिन। 270 दिन हमारा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, यानी जो ब्रेन हेमरेज होता है इसका मुख्य रूप से कारण क्या है? तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपरटेंशन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है? आपको बताना है इन चारों पदार्थों में सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होगा किसका होगा? तो हम लोग जानते हैं बच्चों सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे अधिक जो सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है बच्चों वो किसका? तो सबसे मतलब कि अधिक जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है निर्वात में। सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ पर होती है? निर्वात में होती है। और उसके बाद उससे कम यानी कि प्रकाश की चाल थोड़ी सी हवा में होती है, वायु में होती है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का सबसे वृहद अंग होता है, यानी कि पाचन तंत्र का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन होता है बच्चों? अग्न्याशय, अमाशय, यकृत या फिर पित्ताशय? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा लीवर यानी कि यकृत। यही सबसे बड़ा क्या होता है? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा अंग होता है, वृहद अंग होता है। 31 नंबर का प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं, यानी जो भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं? तो मैं कई बार आपको बताया हूं कि जितने भी धातु के ऑक्साइड होंगे वो मुख्य रूप से भास्मिक होंगे, और जितने भी अधातु के ऑक्साइड होंगे वो हमेशा अम्लीय होंगे। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो आप लोग को याद रखना है अवतल दर्पण और अवतल लेंस जब भी पूछा जाए तो इसकी फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आपको पूछे उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है आपका, और आपको कई बार पूछा था बच्चों समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी मुख्य रूप से अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी जो स्वपोषी पोषण जो खुद से भोजन बनाते हैं उसके लिए कौन कौन सा घटक जरूरी है, कौन कौन से पदार्थ का होना जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त तो सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। ये जितने भी पदार्थ है ये सारा का सारा होना जरूरी है। इसके बिना जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो स्वपोषी यानी कि पोषण नहीं बनेगा, खुद से भोजन का निर्माण असंभव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH क्या है? तो मैंने आपको साधारण से बता दिया है पहचानने का तरीका बच्चों, कि जब भी OH आएगा, OH जब भी आएगा तो आपको सीधा बता देना है क्षार, या फिर इसको बोलते हैं भस्म। ठीक है, क्या बोलता है इसको? ये भस्म या फिर क्षार। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए मुख्य रूप से जो शेविंग दर्पण के रूप में जो प्रयोग किया जाता है बच्चों, जो नाई लोग यूज करते हैं, वो होता है हमारा अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण क्या प्रतिबिंब बनाता है? हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए चेहरे का प्रत्येक बाल बड़ा बड़ा करके दिखता है, इसलिए नाई को बाल काटने में आसानी होती है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में टोटल कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली के हृदय में मुख्य रूप से बच्चों 2 कोष्ठक होते हैं, और जो भी जमीन पर रेंगने वाले जो जीव जंतु हैं जिसको बोलते हैं सरीसृप, उसके 3 कोष्ठक होते हैं, और हमारे मानव के कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। क्या क्या नाम है? तो हम लोग दयानिल, दयानिल, बयानिल, बयानिल। अगला प्रश्न आपका, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में जो भोजन का पाचन होता है बच्चों, ये भोजन का पाचन होता है किसके? तो हमारा जो भोजन लेते हैं वो होता है मुख्य रूप से C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के रूप में। और ये किसके साथ अभिक्रिया करती है? तो हम लोग जो नाक के द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं इसके साथ अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया करके हमको ऑक्सीजन देती है, ये ऊर्जा देती है। तो ऑक्सीजन के साथ किसी भी पदार्थ का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? तो यहाँ पर आपको प्रकाश का परावर्तन पूछे या फिर प्रकाश का अपवर्तन पूछे, दोनों के मुख्य रूप से 2 ही नियम है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आपको 2 नंबर में पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, तो पहला नंबर में लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम में लिखेंगे आप लोग बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखना है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन का कोण होता है, यानी कि आई और आर बराबर होता है। और अगर आपको अपवर्तन के नियम लिखने बोलेंगे तो अपवर्तन में लिखेंगे आप लोग, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतित बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नंबर में लिखना है
कि प्रकाश के किसी खास तरंगे के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है। जो नॉर्मल टाइम यानी कि नॉर्मल जो आपका अवस्था होता है स्टेट, उस टाइम पर एक स्वस्थ एक हेल्दी आदमी का मुख्य रूप से रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो हाईएस्ट होता है 120 और बच्चों लोएस्ट होता है 80। तो 120/80 ध्यान रखिएगा, आप लोग को 80/20 दिया जाता है कई ऑप्शन में। यहाँ पर आपको जैसे दिया हुआ है बी ऑप्शन में, तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजन कर जाते हैं। वहाँ पर आपका माइंड काम करने लगता है कि 80 ऊपर था कि 120 ऊपर था। तो इस तरह का होता है। तो आप लोग को कॉन्फिडेंस के साथ रखना है कि जो चीज़ बड़ा होता है उसको ऊपर रखा जाता है, जो चीज़ नीचा कम होता है बच्चों उसको नीचे रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना है। मोमबत्ती जो जलती है ये किस प्रकार की जो यहाँ पर अभिक्रिया होती है या फिर परावर्तन होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है, अवस्था परिवर्तन होता है, प्राकृतिक अभिक्रिया होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं बच्चों, वहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। और किसी भी पदार्थ, दो पदार्थ जुड़ता है यानी कि एक दहन हो रहा है, तो दहन कैसी क्रिया है? तो रासायनिक है, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। और अगर आपको पूछेगा कि कैसी परिवर्तन है अवस्था में, भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन, तो दोनों परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का मोम जो पिघलता है वो होता है भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जो धागा जो जलता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। 41 नंबर का प्रश्न है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। यानी कि यदि आपको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे? आप लोग प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में या फिर आप लोग जो है मुख्य रूप से श्रेणी क्रम में? तो हम लोग को प्रतिरोध का मान बढ़ाना है यदि, तो हम लोग को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा बच्चों? मुख्य रूप से हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का शारीरिक तापमान होता है, यानी जो मानव शरीर होता है, मनुष्य का शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी, इसका जो शारीरिक तापमान होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस? तो इसका जो तापमान होता है बच्चों वो कमरे के तापमान के बराबर होता है, और कमरे का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विरक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जो विरक्क होता है इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर याद रखना है, इसको कहते हैं हम लोग नेफ्रॉन। और यदि आपको पूछ ले तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं उसको? न्यूरॉन। ध्यान रखिएगा, उल्टा पुल्टी हो जाएगा नहीं तो आपसे। तो यहाँ पर यह है नेफ्रॉन और वो होता है न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस किसको बोलेंगे बच्चों? तो हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस मुख्य रूप से उत्तल लेंस को। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? तो प्रकाश को एक जगह जमा कर देती है, अभिसरित कर देती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तल लेंस, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर का, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? यानी लोहे पर जो जंग लगती है इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग संक्षारण। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? यानी जो कवक होता है इसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, मृतजीवी, यानी कि मरे हुए जीव जंतुओं पर वो आश्रित रहता है, उसी से भोजन ग्रहण करता है, इसलिए उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? आपको न्यूनतम बताना है। तो देखिए बच्चों, दो चीज यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि प्रकाश का जो जो मुख्य रूप से जो वर्ण होते हैं जितने भी सातों रंग, उसमें से सबसे न्यूनतम जो झुकाव होता है किसका होता है? तो याद रखिएगा, सबसे न्यूनतम जो झुकाव होता है वो होता है लाल रंग का, और सबसे अधिकतम जो झुकाव होता है वो होता है आपका बैगनी कलर का। किस कलर का? बैगनी रंग का। अच्छा, अगर आपको तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो तरंग दैर्घ्य मुख्य रूप से लाल का क्या था? झुकाव सबसे कम था, लेकिन इसका जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा। बैगनी का तरंग झुकाव सबसे अधिक था, तो इसका आप तरंग दैर्घ्य क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आप इस प्रश्न के अनुसार हमको न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम किसका हो जाएगा? बैगनी का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या होती है। कुछ ऐसे तत्व है जिसके आपको परमाणु संख्या बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। तो लोहे का होता है बच्चों 26, और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कार्बन, कार्बन का एक पूरा का पूरा चैप्टर है, इसलिए इसके बारे में पूछा जाता है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। उसके बाद आपको पूछा जाता है क्लोरीन, उससे पहले सोडियम को याद रख लीजिए, सोडियम का होता है 11। उसके बाद पूछा जाता है क्लोरीन, क्लोरीन का होता है आपका 17। कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20। उसके बाद आपको पूछा जाता है आयरन, आयरन यानी कि Fe, इसका होता है 26, लोहा जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपको पूछा जाता है बच्चों कॉपर, तो कॉपर का होता है 29। अगला प्रश्न आपका, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? यानी जो मनुष्य का जो मानव का हृदय है वो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार, 72 टाइम्स धड़कता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है तो बच्चों लाइक कीजिएगा, ठीक है? ज़रूर लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, पूरा का पूरा वीडियो पढ़ के चल जाते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं बच्चों आप लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा मटेरियल लाने का प्रयास करते हैं, ताकि मेरे पास जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कोई आसानी से प्रत्येक सब्जेक्ट में 95% मार्क्स प्राप्त कर ले। यही मेरी कामना है आप लोगों के लिए। बस आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए और प्यार देते रहिए हमें। चलिए प्रश्न है आज के अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की जो चाल है सबसे अधिक होती है? तो मैंने ऊपर ही बता दिया था एक प्रश्न में कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है और निर्वात से थोड़ा-सा कम होता है वायु में, है ना? ये आपको प्रश्न आता है बार-बार। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है? चलिए अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी निकट आ चुका है, तो इसलिए मोबाइल का अच्छी तरह से प्रयोग कीजिए। इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसका दुरुपयोग करना छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल। अभी फ़िलहाल वर्तमान में आप लोग इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, फ़ेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ये सब थोड़ा-सा साइड कर लीजिए और अच्छी तरह से थोड़ा-सा लग जाइए बच्चों। अंतिम जो लास्ट टाइम में जितना आप जो है प्रयास करेंगे बच्चों, इसी का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है? चलिए अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद है आप लोग मेरे इन बातों पर ध्यान देंगे बच्चों और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।